हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अब आपको करीब आ गया है। अब ज़्यादा समय आपको बचा नहीं है। आज आपको 11 तारीख हो गया। अब आपको समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो अब हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो इस पे आज विशेष बात बताएंगे। और जो कि हम संस्कृत का, आप लोग पता है कि आप लोगों का संस्कृत में हिंदी से जो हिंदी लिखा हुआ रहता है उसी को उसको दीर्घोत्तरीय बोले या तो लघुत्तरीय बोले, उसको प्रश्न बनाने के लिए आपको 8 दूनी 16 नंबर के रहता है। तो आज वही क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपको संस्कृत पेपर में एग्जाम में आने का चांसेज हो, वही क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो पे पहली बार हैं तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए और अपने ग्रुप या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या तो अपने कहीं दोस्त को या तो टेलीग्राम में आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चा जुड़ सके हमारे चैनल से। आपको हम ऐसा तरीका, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि हम आपको बोर्ड में एग्जाम में 100% है कि आने का पूरा चांसेस है। ये कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हम उम्मीद एक कर सकते हैं ना कि आने का चांसेज हो। अब देखिएगा, अगर यदि आप मेरे क्वेश्चन पे या तो मेरा चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आप जाइएगा एग्ज़ाम में, वहाँ देखिएगा अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा तब आप बोलिएगा कि हाँ सर आपने जो पढ़ाए हो वो गलत है। कहा है कि हम भी आपको 2-3 साल से ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे हम पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन हम अपना ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे, कहीं कोचिंग में पढ़ाते थे, लेकिन हमको वहाँ से पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन नहीं आएगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा आपसे बातें नहीं करते हैं, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे जो कि इसको आंसर लिखना होता है। तो आप लोग देखिए, हम एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना। कारण पाटलिपुत्रा जो कि अभी वर्तमान में क्या है, पटना है। वर्तमान में क्या है, पटना है। पाटलिपुत्रा को ही अभी हम पटना के नाम से जानते हैं। तो कारण कि पाटलिपुत्रा को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना गया, क्यों माना गया। अभी की बात हम करते हैं तो पटना को ही यहाँ पे शिक्षा दीक्षा बहुत ज़्यादा केंद्र है। बिहार की जितना भी हो राजधानी है तो यहाँ भी केंद्र माना। लेकिन जब उस समय जब पाटलिपुत्रा हुआ करता था उस समय भी प्राचीन भारतीय में, ये प्राचीन काल में ही इनको क्या माना गया था, शिक्षा का केंद्र माना गया था। इसका अगर आंसर लिखा जाए तो लिखेगा राजशेखर रचित काव्य मंसा काव्य से हमें जानकारी मिली। क्या मिला, मतलब राजशेखर रचिता काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्रा शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। क्या था, प्राचीन केंद्र था। किस चीज के मामले में, तो शिक्षा के मामले में। चलिए ठीक है। अब करें, यहाँ संस्कृत की अनेक विद्वान हुआ करते थे। जब यहाँ पाटलिपुत्रा में संस्कृत के अनेक विद्वान थे, कैसा, बहुत सारे विद्वान थे, उन्हीं को बात कर रहा है। यहाँ बानिनी, पिंडलु, बरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। जो पतंजलि थे उनका भी परीक्षा यहीं से ली गई थी और यहीं उन्हें सक्स प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था बच्चों, तो सक्स की प्राप्ति हुआ था। तो अगर आपको ये भी पूछा जाए कि पाटलिपुत्रा को शिक्षा प्राचीन काल में केंद्र क्यों बनाया गया था, केंद्र क्यों माना गया था, तो आपको यही सब आंसर लिख देना है। सबसे मेन पॉइंट क्या करिएगा आप लोग, क्या करिएगा, ये राजशेखर रचिता काव्य मीमांसा ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा ताकि आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक पाटलिपुत्रा वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कारण जो लेखक हैं पाटलिपुत्रा वैभव पाठ से वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम लोगों को, वो उनकी बात कर रहा है। तो इनको लिखना क्या होगा, आपको लिखिएगा बच्चों कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा एक महान नगर था। क्या था, महान नगर था पाटलिपुत्रा उस समय जब प्राचीन काल की बात हो रहा है। अभी तो महानगर है ही, अभी तो भी इनका, अभी पटना की बात करते हैं तो पटना शिक्षा के मामले में या तो और हर एक मामले में विकसित है ना। अब यहाँ करा है जहाँ शिक्षा वैभव और समृद्धि, क्या करा, शिक्षा और वैभव समृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है कि आगे रुके बढ़ना, मतलब विकसित होना। ठीक है,
कह रहा है मध्यकाल में इसका स्थिति ठीक नहीं था। प्राचीन काल मतलब पहले, अब मध्यकाल में इनका स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्भव हुआ। उद्भव मतलब पुनः विकास हुआ। क्या हुआ? मुगल काल में इन्हें पुनः क्या हुआ? उद्भव हुआ। उद्भव मतलब विकास हुआ था। अंग्रेजों के शासन काल में वर्तमान में इस नगर का आत्म अधिक विकसित हो रहा था। मतलब जॉन्स में क्या था, ये आधुनिक अंग्रेजों के काल में इसमें बहुत सारा विकसित किया गया था, लेकिन जब मध्यकाल आया उसमें क्या हुआ, इनका काम ठप पड़ गया। तो आपको अगर लेखक पाटलिपुत्रा वैभव पाठ से हमें क्या सीख मिलता है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्रा ग्राम के बारे में क्या कहा था। क्या रहा, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के बारे में क्या कहा था। जब भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्रा की ग्राम के बारे में क्या बोले थे, तो देखिए ये बोले थे कि भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में एक बार पाटली ग्राम में आए थे। क्या कर रहे थे, जब भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल के समय कहाँ आए थे, पाटली ग्राम, जिसको अभी वर्तमान में कहा जाए तो पटना आए थे। कब आए थे, तो प्राचीन काल में आए थे। यहाँ आकर इस गांव में महत्व को बढ़ाया था, है ना। क्या किया था, जब आए थे बुद्ध भगवान, या जब ये पटना में आए थे तो उनको महात्मा को क्या कहते हैं, बढ़ावा दिए। और उसी समय उन्हें कहा था यह गांव का क्या बोले थे, कहे थे ना कि उस समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर है। क्या है, कालांतर में एक दिन महानगर होगा। क्या कहते कि एक दिन ये कालांतर एक महानगर के रूप में होगा, जिसको पाटलिपुत्रा को बोले थे। तो ये क्या, पाटली ग्रामा, जिसको अभी हम वर्धमान में की बात करते हैं तो पटना है। तो इनको क्या बोले थे, महानगर। तो अभी भी महानगर है, बिहार की राजधानी पटना है, तो एक महानगर है बिहार की, है ना। परंतु इस नगर की आग, पानी और युद्ध का मतलब, जब ये भगवान बुद्ध जब आए थे तो कहे थे क्या कि पटना का 3 चीज़ से संकट हो सकता है। तो संकट क्या हो सकता है, कह रहे थे कि या तो आग से यहाँ संकट है, या तो पानी से संकट है, या तो युद्ध से। 3 चीज, या तो पानी, आग और यहाँ युद्ध का सदा क्या कह रहे, भय सदा बना रहेगा। मतलब यहाँ पे पानी से, आग से और युद्ध से हमेशा यहाँ क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। बात ये भी फिलहाल बात हम कर लेते हैं 2020 की। तो 2020 की या 20 में जब यहाँ पानी आया था भयंकर, तो देखिए रहे थे कि पटना का स्थिति क्या हुआ था, घर घर में पानी घुस गया था। तो यहाँ पानी का खतरा है, आग का खतरा है और युद्ध का खतरा है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। मतलब जो आलसी पुरुष थे, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला, तो कौन निकाला। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ करा ना। जब चार आलसियों पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागा, तब एक योगी पुरुष, कौन पुरुष, योगी पुरुष, है ना। योगी पुरुष ने आकार उनके केसों, क्या करा है, उनको आकार और केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर क्या कहते, ढकेलते हुए कहाँ किए, बाहर किए। इस प्रकार आलसियों पुरुषों को आग से बचाया गया। मतलब कहने का ये क्वेश्चन का ये तात्पर्य है कि जब आलसी व्यक्ति जब आग लग भी गया था तो वो बाहर नहीं निकला था। तो ये कोई योगी पुरुष थे, जो ये योगी पुरुष थे, उनको केस पकड़कर बाहर ढकेल कर निकाल दिए थे। कौन निकाले थे, योगी पुरुष। तो यही आलसियों को, इनको बात अगर हम ऑब्जेक्टिव में अगर आपको क्वेश्चन पूछ जाए कि आलसियों पुरुषों को चारों को कौन निकाले थे, तो ये तो मारेंगे योगी पुरुष। लेकिन उनको कैसे निकाले थे, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं ढकेल कर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर आप लोग को हो गया होगा। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि देखिए, भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। क्या है, हमें भारतीय होने पर गर्व है ना।
गर्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमें भारतीय होने के लिए हमें गर्व होनी चाहिए। और करा, हमें भारतीय को हरि की सेवा करने का मौका मिले, हरि का सेवा करने का मौका मिले, और मोक्ष की प्राप्ति भी हो। अक्सर मिलता है, क्या करता है यहाँ, अगर हरि का सेवा मतलब माता पिता को सेवा या तो बहुत सारी चीज़ वहाँ सेवा करने से हमें क्या मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति मिलता है। ठीक है, हमें देशभक्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमें लोगों को क्या होनी चाहिए? देशभक्त होना चाहिए। हम अपने देश के प्रति जागरूक और प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना। अब कह रहा है ना, और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। मतलब हमारे देश में अगर हैं तो हम अपने देश से मिलजुल कर रहना चाहिए। हम अपना प्रतिष्ठित देश को सभी भाई बंधुओं से मिलजुल कर रहना चाहिए। यही आपको भारत महिमा पाठ से संदेश इतना ही अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए, छठा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, और ये समाज के बारे में लिखें। तो ये आप जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। तो इनकी बात हम करते हैं कब किए थे, तो 1885 ईस्वी में किए थे, है ना। कहाँ पे किए थे? तो मुंबई में किए थे। करा, इनकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। लेकिन कब किए थे? 1885 में। कहाँ पे? तो मुंबई में किए थे। चलिए, तो अब यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, आर्य समाज के बारे में लिखे। तो इनको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिखने की अगर बात करते हैं तो लिखेंगे बच्चों, देखिए लिखेंगे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में मुंबई नगर, कहाँ पे? मुंबई नगर में की थी। मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म? तो वैदिक धर्म को, है ना। किनको? वैदिक धर्म और सत्य और प्रचार पर बल देते थे। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि ये सत्य क्या किए थे? सत्य पर प्रचार किए थे और क्या बल दिए थे? जो भी सच है उसी पर इन्होंने भरोसा किए थे। अब यहाँ पे कह रहा है ना, यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती थी। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी थे, जो क्या करते थे कि ये मूर्ति पूजा मतलब कि पत्थर मूर्ति को पूजा करने में ये विश्वास नहीं करते थे, ये विरोध करते थे। इन पे किस पे भरोसा था? तो उनको सत्य पर बल दिए थे, मतलब जो सच है वही चीज। ठीक है, आर्य समाज में नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया था। ये कैसे शिक्षा अपनाए थे? तो नवीन शिक्षा पद्धति अपनाई थे। ठीक है ना। DNB नामक विद्यालयों की समूह की स्थापना की। आज कौन सा विद्यालय की स्थापना की थी? DNB, है ना। DAV का स्थापना किए थे, सॉरी DAV की नामक विद्यालय की स्थापना की थी। इस समूह में स्थापना का आज इस संस्था को शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेशों में प्राप्त है। जो ये DAV का ये स्थापना नामक का विद्यालय का समूह का स्थापना किए थे, उन इस संस्था से अभी शाखाएं इनको बहुत सारे हैं, देश विदेश में हर एक प्रमुख नगरों में अवस्थित हैं। कहाँ पे? हर एक देश विदेश में ये क्या है? एक प्रमुख बना हुआ है। चलिए, 7वां हम देख लेते हैं कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्भव के लिए क्या किए। मतलब कह रहे हैं ना, स्वामी दयानंद ने समाज के लिए ये क्या किए, ये तो उद्भव मतलब विकास के लिए क्या किए। तो देखिए लिखना है इसको, आंसर क्या लिखेंगे हम कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्भव के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिए। किस पे बल दिए? स्त्री शिक्षा पे बल दिए। और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किए। मतलब जो विधवा विवाह, जिनको विवाह होता था, उनको पति मर जाते थे, तो उनको पर ये क्या किए थे? बहुत प्रोत्साहन दिए थे कि नहीं, इनको भी शादी होना चाहिए, ये भी समाज में रहने का है। ठीक है, उन्हें बल विवाह समाप्त करवाने, मतलब विवाह को समाप्त कराने, मूर्ति पूजा का विरोध करना, छुआछूत का समाप्त करने का इनका प्रिय लक्ष्य था। इनको लक्ष्य यही था कि स्वामी दयानंद जी ने इन स्त्रियों के शिक्षा पर बल दिए थे, विधवा विवाह को समाज में जोड़ने की बात कहे थे, और विवाह को समाप्त करने के और मूर्ति पूजा के ये और छुआछूत के विरोध थे। चलिए, अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म क्या करा? वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या क्या किए थे? कह रहे थे ना
कि वैदिक धर्म को, जब ये तो अभी बताएं कि ये वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन इनको प्रचार के लिए क्या क्या ये फंडा अपनाए थे, क्या क्या उपाय किए थे, है ना। बात करें तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिए थे। ये अपना जीवन क्या कर दिए, पूरा समर्पण कर लिए। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित किए थे। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों को आकर्षित किए थे करने के लिए। उन्हें वेदों पर उपदेश को संस्कृत में, हिंदी में लिखे थे। जो वेद में संस्कृत में लिखा हुआ था, तो स्वामी दयानंद ने क्या किए थे, इनका जो ये थे संस्कृतों में ये था, जो उसको हिंदी में लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 9वां। शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है? शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है? तो अगर हम बात करते हैं तो इनको आंसर में होगा शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और आकर्षित का बोध कराता है। क्या है मेन यहाँ पे मकसद? कर्तव्य और आकर्षित को बोध कराता है। चलिए 10वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वेद कितने हैं और सभी के नाम लिखें। आप इस टाइप का भी सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? तो 4। तो कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद प्रथम वेद में ही आता है ना। ऋग्वेद को ही प्रथम वेद। तो वेद कितने प्रकार के? तो सॉरी, वेद क्या है, कितने हैं? तो 4। इनको नाम क्या क्या है? तो ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद हो गया। तो अगर आपको पूछा जाए कि वेद कितने हैं, या तो इनके सभी को नामों लिखें, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को 10वां समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने ग्रुप में शेयर नहीं किए हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए ये संस्कृत का 10 क्वेश्चन आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा।